जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड यह जीवन में कितना उपयोगी है और कितना नहीं उपयोगी है। आज इस पर भी इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में ब्लड का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इस ब्लड को हम हिंदी में कहते हैं रक्त और उर्दू में कहते हैं लहू या खून। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और भी पढ़ते हैं। तो ब्लड का जो कार्य होता है वह क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन हार्मोन्स को और एंटीबॉडी और एंटीजन को जो है परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को तक ले जाने का कार्य करता है। और क्या करता है, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज करके, यानी इन दोनों का एक्सचेंज करके क्या करता है, इनका भी परिवहन करता है। तो इसी ब्लड के अंदर क्या क्या लगाया जाता है, हमारा कोई डॉक्टर है अगर कोई दिक्कत है पेशेंट को तो उसमें सुई लगाता है। सुई जो लगाता है नसों में लगाता है, नस में क्या होते हैं, ब्लड होते हैं, तो उन्हीं में लगाते हैं। दो प्रकार की इंजेक्शनें होती हैं, एक आईवी एक आईएम। आई का जो मतलब होता है इंटर वेंस और आईएम का मतलब होता है इंटर मसल्स। यानी जो आईवी यानी इंटर वेंस वाली सुई होंगी उनको डॉक्टर क्या करेंगे, आई वेंस में ही लगाएंगे, यानी इंटर वेंस में ही लगाएंगे। और आईएम वाली जो इंजेक्शन होगी इंटर वेंस में यानी इंटर मसल्स में, वो डॉक्टर क्या करेंगे, वही इंजेक्शन उठा के इंटर मसल्स में लगा देंगे। दोनों ये क्या होनी चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर को ध्यान पूर्वक देना, देख करके यानी सही से ध्यान करके लगाना चाहिए कि इनमें क्या हो, गलती नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में दिया गया है, मनुष्य के शरीर का भार लगभग 7% होता है। मनुष्य का मतलब प्रत्येक मनुष्य का जो भी भार होगा अलग अलग होगा, और उस भार को हम क्या मान लेंगे, 100%। और 1% को निकाल लेंगे, 1% का जितना भी वेट आएगा उसमें 7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा परसेंट बन जाएगा, यानी ब्लड का मात्रा ज्ञात हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, मानव रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी क्या है, एक लिक्विड टिश्यू भी है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है, यानी एक क्या है, क्षारीय पदार्थ है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यानी 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा, जिसे आप जानते हैं। और 7 से कम होगा किसी का पीएच मान तो वह क्या होगा, वह अम्लीय होगा। आइए आगे देखते हैं, एक वयस्क में औसतन 5 से 6 लीटर क्या होता है, रक्त होता है। तो एक व्यक्ति में औसतन कितना होता है, जो अवयस्क यानी वयस्क अवस्था में, तो 5 से 6 लीटर होता है रक्त। अगला दिया, महिलाओं में पुरुष की तुलना में क्या होता है, 1/2 लीटर रक्त कम होता है। यानी महिलाओं में जो होता है रक्त वह पुरुष की तुलना में आधा लीटर क्या होगा, कम होगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, रक्त क्या है, रक्त 2 प्रकार का पदार्थ होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु, जिसे हम प्लाज्मा को ही प्लाज्मा बोलते हैं और रुधिराणु को हम कार्पल्स बोलते हैं। ठीक, ये जो रक्त का होता है वो लिक्विड फॉर्म होता है प्लाज्मा, और रुधिराणु जो होता है वो ठोस मतलब ठोस पार्ट होता है। तो आइए देखते हैं कि लिक्विड यानी प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। कौन सा भाग होता है, तो रक्त का यह अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसमें 90% जल और यह 9% प्रोटीन होना चाहिए। यहाँ पे 7% प्रोटीन दिया है, तो यहाँ पर 90% जल और 9% प्रोटीन और 0.9% जो है लवण और 1% यानी 0.0 यानी 0.1% क्या होना चाहिए, ग्लूकोज। तो यहाँ पर 7 की जगह जो दिया है प्रोटीन उसको 9% कर लें प्रोटीन। और अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि प्लाज्मा में सबसे अधिक किसका मात्रा होता है, तो आप बताएंगे जल की मात्रा होती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, जो प्रोटीन दिया है इसके 3 पार्ट होते हैं। ये जो 9% यानी जहाँ 7% प्रोटीन लिखा है इसमें 9% प्रोटीन कर लें, और इस प्रोटीन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है थ्रोम्बिन, और दूसरा होता है फाइब्रिनोजिन, और तीसरा होता है एंटीबॉडी। इसमें से क्या होता है, फाइब्रिनोजिन और कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन जब हम क्या करते हैं प्लाज्मा से निकाल लेते हैं तो वह प्लाज्मा क्या बन जाता है, हमारा सीरम बन जाता है। क्या बन जाता है, सीरम। यही सीरम क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब जरूरत होती है तो चढ़ाया जाता है। कोरोना काल में भी यही सीरम की आवश्यकता रहती थी, इसीलिए इसको निकाला जाता था। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं, और जो 0.01% दिया है ग्लूकोज, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी और एंटीजन पाए जाते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं इनके कार्य क्या है प्लाज्मा के।
पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का क्या करता है, शरीर में संवहन यानी प्लाज्मा द्वारा क्या होता है, संवहन का कार्य होता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, सीरम दिया है। सीरम जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन निकाल देता है तब शेष भाग क्या बन जाता है, सीरम। यहाँ पर दोस्तों एक चीज नहीं दिया है, फाइब्रिनोजिन के साथ साथ क्या होना चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन भी होना चाहिए। इन दोनों की क्या करते हैं, प्रोटीन जब निकाल लेती है तो वह क्या बन जाता है, सीरम बन जाता है। अगला देखते हैं, हमारा दिया है ब्लड कार्पल्स। यह रक्त का शेष भाग 40% होता है, यानी जो रुधिराणु होता है वह क्या होता है, वही ब्लड कार्पल्स होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो होता है पहला आरबीसी जिसे लाल रक्त कणिकाएं बोला जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स जिसे बोला जाता है, और डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। आगे देखते हैं, ये प्लेटलेट्स होता है। तो यह 3 पार्ट किसके होते हैं, यानी ब्लड कार्पल्स यानी जो है रुधिराणु के होते हैं। यह क्या होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। तो इनके 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक है हमारा प्लेटलेट्स। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। तो आरबीसी जो होता है यह हमारे शरीर में कितना मात्रा पाया जाता है, तो यह आरबीसी हमारे शरीर में लगभग 50 लाख पाया जाता है, और डब्ल्यूबीसी जो पाया जाता है वह 10,000 पाया जाता है, प्लेटलेट्स जो पाया जाता है वह 2 लाख पाया जाता है। फिर से आपको हम बता दें, तो जो आरबीसी की मात्रा होती है वह 50 लाख होती है, और डब्ल्यूबीसी की जो होती है वह क्या कितनी संख्या होती है, तो इसकी होती है हमारे शरीर में या कहें रुधिराणु में, तो इसकी संख्या होती है 10,000, और प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी होती है, तो इसकी होती है कितना, 2 लाख होती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, इसको आरबीसी को ही हम क्या किसके नाम से जाने जाते हैं, तो एरिथ्रोसाइट के नाम से आरबीसी को जाना जाता है, और डब्ल्यूबीसी को किसके नाम से जाना जाता है, तो इसको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, और कहें प्लेटलेट्स को किसके नाम से जाना जाता है, तो थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है, यानी प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है, और डब्ल्यूबीसी को किसके नाम से, ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। और आगे देखते हैं, तो इसी एरिथ्रोसाइट में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होंगे इसी में एक्सचेंज होंगे, और इसी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, किसमें, आरबीसी में। और इसी जब इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा तो जो हीमोग्लोबिन होगा उसमें क्या पाया जाएगा, आयरन की मात्रा पाई जाएगी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं इसके बारे में, रेड ब्लड कार्पल्स यानी आरबीसी के बारे में देखते हैं। तो इसे एरिथ्रोसाइट या कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसका अपवाद जो दिया है, ऊंट, लामा, स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसका अपवाद क्या है, ऊंट, लामा, स्तनधारी के आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। आइए अगला पॉइंट हम देखते हैं, अब पॉइंट वाइज में दिया है तो इसको पॉइंट वाइज में कवर कर लेते हैं। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अब आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि यह बोन मैरो होता क्या है। आइए दोस्तों बोन मैरो को समझते हैं। तो बोन मैरो हमारा वह होता है, यह जो है स्पंज जैसी एक टिश्यू होता है हमारे शरीर में, यह स्पंज जैसा एक टिश्यू होता है जो हमारी हड्डियों के अंदर होता है। इंसानों में यह कूल्हे, जांघ आदि की हड्डियों में मौजूद होता है। तो यह क्या होता है, एक हिसाब से हड्डी होती है, यानी बोन मैरो क्या होती है, एक प्रकार से हड्डी टाइप होती है। इसी के अंदर क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता रहता है। तो आइए देखते हैं। अब बोन मैरो तो आपने समझ लिया होगा। अस्थि मज्जा 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें क्रमशः क्या कहते हैं, लाल आस्थित मज्जा से आरबीसी तथा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, जिन्हें क्रमशः लाल अस्थित मज्जा तथा श्वेत अस्थित मज्जा कहते हैं। कौन कौन से, लाल अस्थित मज्जा और श्वेत अस्थित मज्जा कहते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा, लाल अस्थित मज्जा से आरबीसी तथा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, और डब्ल्यू अस्थित मज्जा से क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। यानी रेड अस्थि मज्जा से क्या होता है, आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, श्वेत अस्थित मज्जा से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट जो दिया है, अस्थुओं के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोला जाता है, पेरिस्टेनम बोला है।
क्या पाया जाता है, अस्थियों के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली को पेरिस्टेनम कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, इस झिल्ली से 3 प्रकार के ऊतक जुड़े होते हैं जिन्हें क्रमशः लिगामेंट, टेंडन तथा मसल्स यानी पेशी ऊतक कहा जाता है। अब आइए देखते हैं, लिगामेंट जो होता है यह इसको क्या बोलते हैं, स्नायुतक बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लिगामेंट को स्नायुतक। यह ऊतक एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है। इस पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, यानी लिगामेंट, टेंडन और मसल्स से कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न इन तीनों पॉइंट से बन जाते हैं, अक्सर से देखने को मिलेगा। तो लिगामेंट को आपको ध्यान रखना है, जो अस्थि से अस्थि को जोड़ रखे, यानी हड्डी को हड्डी से जब जोड़ता है तो उसे हम लिगामेंट कहते हैं। टेंडन जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कंडरा ऊतक, यह क्या करता है, ऊतक मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। यानी टेंडन का जो काम होता है वो मसल्स को यानी मांस को अस्थि यानी हड्डियों से जोड़ने का कार्य जो होता है वो टेंडन का होता है। मसल्स यानी पेशी ऊतक जो होते हैं, ये ऊतक क्या होते हैं, यानी पेशी ऊतक को एक पेशी ऊतक से दूसरी पेशी ऊतक यानी एक मांस से दूसरे मांस में जोड़ने का काम किसका होता है, मसल्स का होता है। अगला पॉइंट हमारा दिया है, एक सामान्य मनुष्य के रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 11 ग्राम पर 100 ml में होनी चाहिए या होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति में रुधिर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वह 12 से 11 ग्राम प्रति 100 ml में होना चाहिए। यानी 100 ml आप अपने क्या लिया है, ब्लड लिया है, तो उसमें 12 से या 11 से कहें 12 ग्राम क्या होगा, उसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 या 11 से कम हो जाती है, यहाँ पर 12 या कहें 14 होना चाहिए, तो यहाँ पर 12 और 14 होना चाहिए। अब अगला देखते हैं इसी को, मतलब यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 या 14 से कम हो जाती है तो इस दशा में क्या होता है, रक्त अल्पता रोग कहलाता है। यानी उस अवस्था में क्या हो जाता है, इंसान को रक्त अल्पता रोग हो जाता है। कब, जब 12 से 14 यानी 11 के स्थान पर क्या होना चाहिए, 14, यानी 12 से 14 कम होगा हीमोग्लोबिन की मात्रा, यानी कहें 12 ग्राम या 11 ग्राम, यानी नहीं 12 ग्राम या 14 ग्राम से आपके हीमोग्लोबिन में 100 ml में इससे कम होगा हीमोग्लोबिन रुधिर में, तो क्या होगा, रक्त अल्पता रोग होगी। अगला पॉइंट दिया है, यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा 15-16 से अधिक हो, यानी 15-16 ग्राम से क्या हो, अधिक हो, यहाँ पर 15-16 नहीं, यहाँ पर 14 और 16 होना चाहिए। तो यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम से अधिक हो जाती तो इस दशा में लगातार रोग हो जाता है। यानी कहने का मतलब है, जब आपके हीमोग्लोबिन में 14 से 16 ग्राम से अधिक हो गया, यानी 18-20 ग्राम हो गए, 17 ग्राम हो गए, तो उसमें क्या होता है, लहयता रोग हो जाता है। यानी लहयता रोग हो जाता है कब, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा रुधिर में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और कम जब होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा रुधिर में तो अल्पता नामक रोग हो जाता है। आइए इसके आगे देखते हैं, केचुआ का रुधिर लाल रंग का होता है जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता। यानी केचुआ का जो रुधिर होता है यानी ब्लड जो होता है उसका रंग जो होता है लाल होता है, जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता, लेकिन हीमोग्लोबिन उसमें पाया जाता है। ये मेन फैक्ट है जो आपको ये याद रखने योग्य है। जो रुधिर प्लाज्मा में घुला होता है। अगला देखते हैं पॉइंट, आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन, विटामिन B12, आयरन एवं फोलिक अम्ल के निर्माण में सहायक होते हैं। यानी आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन, विटामिन B12, आयरन एवं फोलिक अम्ल के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला पॉइंट यानी इसके आगे दिया है, हीमोग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है। यानी हीमोग्लोबिन क्या है, लौह युक्त प्रोटीन है। यानी हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाएगा, कहीं ना कहीं आयरन पाया जाएगा। आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला यौगिक हेमेटीन है। हीमोग्लोबिन को सैले को हीमोमीटर के नाम से जाना जाता है। यानी हीमोग्लोबिन को सैले के हीमोमीटर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, नर में 15 से 16 ग्राम प्रति और मादा में 13 से 14 ग्राम प्रति और बच्चों में 16.5% पाया जाता है। यह क्या पाया जाता है, यह जो है क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा दिया है। तो यहाँ पर आप जब हमने लिखवाया था तो यहाँ पर होगा 14 से 16 और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा 12 से 14। यानी यहाँ पर जो लिखा है 13 से 14, यहाँ पर आपको 12 से 14 लिखना है और यहाँ पर जो 15 लिखा है यहाँ पर आपको 14 बनाना है। नर यानी क्या है, पुरुष, या कहें कि
ह्यूमन में जो पुरुष जाति वर्ग के लोग हैं उनमें कितना प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन होता है? तो प्रति 100 ml में होता है 14 से 16 ग्राम। और मादा यानी लेडीज़ों में जो होता है वह कितना होता है? 12 से 14 पर 100 ml में इतना ग्राम होता है। और बच्चों में जो होता है 16.5% पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन। आइए देखते हैं आगे। रक्त अल्पता जिसे थैलेसेमिया, यह आनुवांशिक रोग है। शरीर में आरबीसी या हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है। यानी यह क्या होता है? रक्त अल्पता रोग यह आनुवांशिक रोग भी होता है। शरीर में आरबीसी तथा हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है। यानी इसकी कमी से क्या होता है? शरीर में आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों चीज़ों का निर्माण नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब हमारे शरीर में आयरन की मात्रा कम होगी तभी अल्पता नामक रोग होगा। जब अल्पता नामक रोग हो जाएगा तो उसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन की निर्माण वास्तविक रूप से क्या है? रुक जाएगा। आइए आगे देखते हैं। नोट दिया है भ्रूण एम्ब्रॉय यकृत में लीवर में प्लीहा होता है। यानी क्या दिया है? भ्रूण अवस्था में एम्ब्रॉय में जो है यकृत एवं प्लीहा में होता है। आगे दिया है आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। सोते हुए यानी जब स्लीपिंग कर रहा हो कोई व्यक्ति तो सोते हुए आरबीसी में 5% की कमी हो जाती है। क्या? आरबीसी की मात्रा। एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनमें क्या होता है? 30% की वृद्धि हो जाती है। किसकी? आरबीसी की वृद्धि हो जाती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आरबीसी के बारे में दिया हुआ है। आरबीसी की मृत्यु में यकृत और प्लीहा स्प्लीन में होता है। यानी आरबीसी की जो मृत्यु होती है वह कहाँ होती है? तो यकृत और जो है प्लीहा में, स्प्लीन में होती है। आइए आगे देखते हैं। यकृत और प्लीहा में होता है इसकी मृत्यु। आगे देखते हैं। इसलिए यकृत लीवर, जिसे हम लीवर कहते हैं यकृत को ही, यकृत का दूसरा नाम क्या है? लीवर। इसलिए यकृत यानी लीवर और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। यानी यकृत और प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। यानी आरबीसी हमारी दो ही जगह क्या हो सकती है? नष्ट हो सकती है, यानी मर सकती है या कहीं खत्म हो सकती है। तो पहला कहाँ? लीवर में आरबीसी नष्ट हो सकती है, दूसरा प्लीहा में खत्म हो सकती है। इससे हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीन नामक जो है रंजन यानी डाइड हो जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। आरबीसी का प्रमुख कार्य जो होता है, यहाँ पर काय लिखा है, यहाँ पर आरबीसी का प्रमुख जो कार्य है उसको देखते हैं। शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में O2 यानी ऑक्सीजन पहुँचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। यानी क्या करता रहता है? ये आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाता है और वहाँ से क्या करता है? आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है। यानी ये जो ये होता है ऑक्सीजन को ले जाना, यानी हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है? पहुंचाता है आरबीसी। और फिर वहां से अंतिम क्षणों तक, जैसे हाथ के नसल्स होते हैं यानी नाखून के पास जो मसल्स होंगे वहां से खखोर के यानी इकट्ठा करके क्या लाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के थ्रू निकाल देगा। ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता या एनीमिया रोग हो जाता है। यानी रक्त क्षीणता या कहें अल्पता या कहें एनीमिया रोग एक ही होता है जो हीमोग्लोबिन की कम मात्रा होने पर होता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। बिच्छू के रुधिर का रंग नीले रंग का होता है। यानी बिच्छू का जो रुधिर होगा उसका रंग जो होता है वह नीले कलर का होता है, जो कॉपर युक्त हीमोसाइनिन के कारण होता है। इसमें क्या युक्त होता है? तो कॉपर युक्त हीमोसाइनिन उसमें मौजूद रहता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है जंतु जगत में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में और सबसे छोटी आरबीसी हिरण में पाई जाती है। यानी जो जंतुओं में जो सबसे बड़ी आरबीसी किसकी पाई जाती है? तो वह किसकी आरबीसी है? सबसे बड़ी आरबीसी है हमारी किसकी? हाथी की। और सबसे छोटी किसकी? हिरण की आरबीसी पाई जाती है जंतुओं में। अगला पॉइंट हमारा धन मिली होती है, यानी धन मिली होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। यानी आरबीसी का जो मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। और ऑक्सीजन को यानी ऑक्सीजन को वहाँ पर परिवहन किया नाक के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है? ले जाता है। और फिर जब अंतिम क्षण होता है, जैसे हमारे हाथ के मसल्स से यानी अंतिम चरण पर और पैर के अंगूठे या कहे सर तक ले जाने के बाद क्या करता है? वहाँ से
ऑक्सीजन से अगर बांटे चला गया हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बांटते चला गया, जब वहां से रिटर्न आएगा हीमोग्लोबिन तो क्या अपने साथ ले आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले आके नाक के थ्रू क्या कर देगा, निकाल देगा। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वाइट ब्लड कार्पल्स यानी WBC की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ यानी अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।